10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हम लोगों ने जो अब तक देखा, क्या देखा? हाँ, सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन देखा था, याद आया? 29 हाउ टू कॉम्प्यूट पीजीबीपी, 30 to 43D तक के प्रोविजंस को फॉलो करेंगे। 30 नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंसेस मेड ऑन बिल्डिंग विच इज टू बी यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। क्लियर? सेक्शन 31 business expenditure specially made on plant and machinery and furniture and fixtures, revenue nature। सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन देख लिया ना, और इसमें हम लोगों ने शायद एडिशनल डेप्रिसिएशन भी देख ही लिया है। कितना परसेंट था एडिशनल डेप्रिसिएशन? 20%। कितना था? और अगर 180 दिन से कम यूज़ होता था तो 10%। याद आया? और एडिशनल डेप्रिसिएशन वन टाइम बेनिफिट मिलता है, हर साल आपको ये बेनिफिट नहीं मिलता। दूसरा, इन्हांस डेप्रिसिएशन को ही कभी कभी हम लोग एडिशनल डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। इन्हांस डेप्रिसिएशन को ही हम लोग कभी कभी एडिशनल डेप्रिसिएशन या एडिशनल डेप्रिसिएशन को इन्हांस डेप्रिसिएशन बोलते हैं। सेक्शन 35 हम लोगों ने देख लिया था शायद, नहीं 33 AB टी कॉफ़ी एंड रबर डेवलपमेंट, याद आया? उसके बाद सेक्शन 33 ABA देखा था, साइट रेस्टोरेशन फंड, आया ना, रिजर्व में ट्रांसफर करने पर। सेक्शन 35 देखा था साइंटिफिक रिसर्च। सेक्शन 35DD देखा था दो कंपनियों के एमलगमेशन पर होने वाले खर्चों को 5 बराबर बराबर सालों में बाइफरकेट करते हैं। सेक्शन 35DDA देखा था, हाँ क्या जोड़ा था बीच में, क्या आ गया था? दादा, दादा मतलब VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम पर किए गए खर्च। 35ABB क्या जोड़ दिया था लास्ट में? अब्बू फोन आया है, टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी लाइसेंस लेने पर किया गया एक्सपेंडिचर। सेक्शन 36 अभी मैंने नहीं बताया, बोलो ना। सेक्शन 37 रेजिडुअरी सेक्शन हो चुका है। जो मेरे सेक्शंस बचे हुए हैं मैं ज़रा बता दूं। सेक्शन 32AC बचा हुआ है जिसको हम लोग आज देखेंगे, एंड दैट इज योर न्यू सेक्शन। 35AD बचा हुआ है, इन्वेस्टमेंट लिंक्ड एक्सपेंडिचर, स्पेसिफाइड बिजनेस पर किया गया खर्च। कोशिश करेंगे कि ये दोनों सेक्शंस आज हो जाएं, और ये दोनों सेक्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और ये दोनों सेक्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर टीचर को मन में आ गया कि बच्चों को पीजीबीपी से रिलेटेड टफ क्वेश्चन देना है तो उसके पास दो सेक्शंस मौजूद हैं आज की डेट में जहां से वो आप लोगों को फंसा सकता है। 32 तो सदाबहार है, कभी भी फंसा सकता है, लेकिन चूंकि ये पुराना है, कई सालों से चला रहा है, कुछ नया देने के लिए टीचर के पास ये दो सेक्शंस मिले, 32AC एंड 35AD। स्टार्ट करें, बोलो भाई। सेक्शन 32AC, बोलो भाई, चलें। और इस सेक्शन को बताने के बाद और ख़ास करके 35AD बताने के बाद बहुत ढेर सारे कन्फ्यूजन्स अराइज होंगे, और हम उन कन्फ्यूजन्स को फिर 4 सेक्शंस मिलाकर पढ़ाएंगे। 32, 32(1)(2) यानी कि आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन, सेक्शन 32AC एंड 35AD एंड सेक्शन 10AA, और उसके बाद सारे कन्फ्यूजन्स हम दूर करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल अगर हम इंडिविजुअली सेक्शन को देखें, सेक्शन 32AC
इस सेक्शन की हेडिंग का नाम ही है, ढंग से सुनना, इस सेक्शन की हेडिंग का नाम है इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी। न्यू प्लांट एंड मशीनरी। अगर कोई एसएससी नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदता है तो उसको ये सेक्शन पर डिडक्शन मिलेगी। सर आपने तो डेप्रिसिएशन दिया था, उसके बाद नई प्लांट एंड मशीनरी पर आपने सेक्शन 32(1)(2) में यानी कि एडिशनल डेप्रिसिएशन भी दिया था, तो फिर ये कौन सा डिडक्शन है? दिस इज नॉट योर डेप्रिसिएशन, दिस इज योर डिडक्शन। दिस इज नॉट योर डेप्रिसिएशन, दिस इज डिडक्शन। ये डिडक्शन है अगर कोई बंदा, अगर कोई एसएससी 1/4/2013 के बाद इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी ऑन और आफ्टर 1/4/2013 करता है, कब तक करेगा ये डिडक्शन? तब तक मिलती रहेगी टिल 31 मार्च 2017। अगर कोई एसएससी कोई इन्वेस्टमेंट करता है नई प्लांट एंड मशीनरी में इन ईयर्स में, क्या बोला मैंने? इन ईयर्स में, इस डेट से लेकर इस डेट के अंदर अगर कोई एसएससी एक्सपेंडिचर करता है किसमें? नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदने में, तो उसको एडिशनल डिडक्शन मिलेगा। ये डिडक्शन होगा 15% का। सुन लो, मैंने डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं बोला, मैंने पहले ही बोला दिस इज नॉट योर डेप्रिसिएशन। और अगर डेप्रिसिएशन नहीं है तो ये पक्की बात है कि 180 दिन से कम हो या 180 दिन से ज़्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ डेप्रिसिएशन की तो बात हो ही नहीं रही है। तो दिमाग से ये चीज़ निकाल दो। निकाल दिया? निकाल दिया कि अब 15% में हम कभी ये बात नहीं करेंगे सर 180 दिन से कम हो या ज़्यादा हो, मिलेगा तो आपको डिडक्शन 15%, चाहे एक ही दिन में क्यों ना। अब क्लियर? अगर किसी एसएससी ने इन्वेस्टमेंट किया है नई प्लांट एंड मशीनरी में ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013 से लेकर के 31 मार्च 2017 तक, तो उसको इस सेक्शन में डिडक्शन मिलेगी एंड द रेट ऑफ डिडक्शन इज 15% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। और बहुत ही अजीबो गरीब टाइप की इन्वेस्टमेंट मिलती है। कौन सी इन्वेस्टमेंट की मिलती है? अजीबो गरीब। जरा देखते हैं कौन सा गरीबी है इसमें। दो देखते हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं। हम सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को लेंगे 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2015। अच्छा, ये भी बात है क्या? इसको अलग कर लिया तो यहाँ कहाँ से मिलेगी? यहाँ कब से मिलेगी? 1/4/2000। अजीबो गरीब है ना, थोड़ा सा इधर दिमाग सेट रखना पड़ेगा, थोड़ा सा। सर ये कौन सी बात होती है? यहाँ 13-14 के बाद 14-15, यहाँ भी 14-15, यहाँ भी। हाँ देखते हैं। अब इस साल यानी 14-15 की बात बता रहा हूँ, इस साल या तो आप इधर जाएंगे या तो आप इधर जाएंगे। कब किस में जाएंगे वो देखना पड़ेगा। अगले साल से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो हमारा इसी में ही जाना है। लेकिन इस साल के लिए हम इसमें भी जा सकते हैं और इसमें भी जा सकते हैं। जहां आपको फायदा मिले आप वहां चले जाना। बोला क्या था? अगर किसी, अब देखो यहाँ का बड़ा मजेदार है, यहाँ का तो कोई टेंशन ही नहीं है, यहाँ की कोई टेंशन ना लेना। अगले साल से तो बहुत ही सिंपल सेक्शन है कि सीधे सीधे हम बोलेंगे 15% डिडक्शन फ्लैट, दैट्स इट। कोई टेंशन नहीं, बाइफर्केशन की जरूरत नहीं, प्रॉब्लम यहीं पर आया। हमें इसको दो ड्यूरेशंस में कवर करना पड़ेगा, 1/4/2013 से 31/3/2015। क्या मैंने कोई कैपिटल नेचर का इन्वेस्टमेंट किया है नई प्लांट एंड मशीनरी पर इस डेट के अंदर? इंस्टॉल्ड एंड पुट टू यूज, क्या इस डेट के अंदर इंस्टॉल्ड एंड पुट टू यूज? ये कब लगेगा सेक्शन? इसको हम कहेंगे 32AC1। 32AC1 इसको हम नाम देंगे। इसके लिए जो सेक्शन बना 32AC1 और इसके लिए जो सेक्शन बना 32AC1A, बस दोनों सेक्शंस अलग अलग हैं।
जब ये लगेगा तो इसको तो देखना भी मत, और जब ये लगेगा तो इसको तो देखना भी मत। बस यही गलती करोगे। गलती कहाँ करोगे? दोनों को मिक्स करने की कोशिश करोगे तुम लोग। क्या करने की कोशिश करोगे? वो मिक्स नहीं करना। जब हम इसकी बात करेंगे तो हम केवल इस ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, और जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो केवल हम इस ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक, if investment exceeds ₹100 crores, छोटी मोटी कंपनियों को नहीं मिलेगा ये। तुम लोग अगर ये सोचते हो कि हम भी कम कुछ खरीद लेंगे तो हमको डिडक्शन मिलेगा, तो वो पॉसिबल। अगर इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से ऊपर होगा तो की बात हो रही है। सर, क्या हम दोनों सालों का मिलाकर इन्वेस्टमेंट बात कर रहे हैं या अलग अलग बात कर रहे हैं? जब हम ये ड्यूरेशन लिख रहे हैं और ये लिख रहे हैं तो इसका मतलब इन एग्रीगेट बात हो रही है। मैंने तो तोड़ा ही नहीं ना। क्लियर है? यहां थोड़ा लिबरल किया गया। इफ इन्वेस्टमेंट एक्सीड्स ₹25 करोड़, नोट कर लें, थोड़ा सा नोट कर लें। अच्छा, एक और डाउट आएगा कि सर यहां पर भी इन एग्रीगेट होगा या नहीं? सेपरेटली फॉर ईच ईयर। ठीक है ना? अगर 100 को 25 पर लाया है तो उसके पीछे एक लॉजिक ये भी है कि हर साल का एक इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ कर दिया जाए। ये क्लियर है? ये पक्का हो गया। डिडक्शन 15%, यहां पर भी 15%, यहां पर भी। बोलो ना, कोई डाउट है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल प्लेन दिख रहा है कि अगर किसी एसएससी ने इन्वेस्टमेंट किया है नई प्लांट एंड मशीनरी पर तो उसको डिडक्शन मिलेगा 15% का अंडर सेक्शन 32AC। This is not your depreciation, this is your deduction, first thing. Second thing, the rate of deduction is 15%, that is the flat amount. Now, the period or duration has been bifurcated into two parts. Either the investment has been done between 1st April 2013 and 31st of March 2015, or it has been made between 1st April 2014 and 31st of March 2017. That's it. हाँ या ना? ये इन्वेस्टमेंट या तो यहाँ हुआ होगा या तो इस दौरान हुआ होगा। यहाँ की जब बात करेंगे तो 15% का डिडक्शन तब मिलेगा जब उसने इन एग्रीगेट 100 करोड़ का कम से कम इन्वेस्टमेंट किया हो तो डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगा। और यहां पर सेपरेटली हर साल का मिलेगा। कोई दिक्कत है? प्रॉब्लम यहां आएगी। मैंने कहा प्रॉब्लम यहां आने वाली है। इन प्रीवियस ईयर 13-14, इन प्रीवियस ईयर 14-15। डिडक्शन का कैलकुलेशन होगा कैसे? डिडक्शन एज एट द रेट ऑफ 15%। कोई दिक्कत है? ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 1st April 2013 to 31st March 2014। 13-14 में 13-14 का जितना इन्वेस्टमेंट होगा उसका 15% का डिडक्शन मिल गया। कोई दिक्कत है? अब इसकी बात करते हैं। प्रॉब्लम बस इधर ये है, अगर हम लोग बुक्स पढ़ने के लिए पलटने बैठे तो शायद दिमाग का क्या बन जाए, दही हो जाए। समझ में नहीं आता कि कैसे डिडक्शन निकाला। अब क्या करेंगे? यहाँ पर भी डिडक्शन मिलेगा। कितने के रेट से? 15%। सर डिडक्शन एक बार मिलना चाहिए, आप डिडक्शन 2 बार दे रहे हैं। असल में चूंकि यहाँ वर्ड लिख दिया एग्रीगेट, इसीलिए ये प्रॉब्लम आई।
क्या प्रॉब्लम आई, हम क्या देंगे, 15% का डिडक्शन दे रहे हैं ऑन इन्वेस्टमेंट बिटवीन 1/4/2013 से लेकर के 31/3/2015, पूरा इन्वेस्टमेंट लेस हाँ, डिडक्शन ऑलरेडी अवेल्ड, क्यों ऑलरेडी अवेल्ड, जो पिछला डिडक्शन मिल चुका है उसको आप माइनस कर दो ना, आपको इसी साल के बराबर का डिडक्शन मिला, कहाँ 2 बार मिला, जितना आपने डिडक्शन ले लिया उसको माइनस कर दो, टोटल डिडक्शन आपको 2 साल में इतना मिलेगा 15%, पिछले साल जो मिल चुका है उसको आप माइनस कर दो, बात खत्म हो गई, सिस्टम प्लेन है, कोई दिक्कत है क्या इसमें, बस लोचा यहीं पर है, बाकी पूरा सेक्शन प्लेन है आगे। चलें, समझ में आई बात, थोड़ा स्पीड मेंटेन करेंगे। इन 13-14 लिख दें, ज़्यादा सही रहेगा, प्रीवियस ईयर 13-14, वो भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हटा सकते हैं, बोलो भाई, अब इसके पीछे कुछ पॉइंट्स हैं, कह रहा है एनी प्लांट एंड मशीनरी which before its installation by the SSC was used either within or outside India by any other person। अगर आप सेकंड हैंड मशीन खरीदोगे तो भी हम उसको नई तो नहीं बोलेंगे, इसमें कुछ बताने वाली बात थी नहीं, बताने वाली बात थी तो कि अगर मेरा कोई दूसरा एसएससी जिससे मैंने बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, वो ऑलरेडी उस प्लांट एंड मशीनरी को अपने बिजनेस में यूज़ कर रहा था, क्या उस पर मिलेगा डिडक्शन? नहीं। मैंने कहा न्यू का मतलब ऐसी एसेट्स जो इंडिया या आउटसाइड इंडिया में यूज नहीं हो रही थी किसी के भी द्वारा, ठीक। अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि सर मान लीजिए किसी एसएससी ने यूज तो किया लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया, ये कहना आपका लॉजिक सही नहीं होगा। न्यू का मतलब नया इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट चाहती है कि आप इन्वेस्टमेंट करो मार्केट में और इन्वेस्टमेंट करके दुनिया को, देश को क्या दो? बिजनेस दो। क्या दो? बिजनेस दो, मेक इन इंडिया। पक्की बात है ना? वो कैसे पॉसिबल है? जब आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ दिखाएंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे दिखाएंगे आप? नई प्लांट एंड मशीनरी खरीद करके। एनी प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन एनी ऑफिस प्रीमाइसेस और एनी अदर रेजिडेंशियल एकोमोडेशन इंक्लूडिंग अ गेस्ट हाउस। कुछ नया तो बताया नहीं। प्लांट एंड मशीनरी का मतलब ही होता है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना। आप उसको रेजिडेंशियल पर्पस में यूज मत करो, आप उसको गेस्ट हाउस में यूज मत करो। तीसरा, एनी ऑफिस अप्लायंसेस इंक्लूडिंग कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब तक हम लोग सुनते आए थे एनी ऑफिस अप्लायंसेस बट एक्सक्लूडिंग कंप्यूटर, लेकिन यहाँ पर बेटा इंक्लूडिंग है, यानी कंप्यूटर पर भी नहीं मिलेगा। अगर आप ऑफिस यूज में कंप्यूटर को खरीद रहे हैं तो भी ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला। दिस इज नॉट योर डेप्रिसिएशन, दिस इज डिडक्शन। एनी व्हीकल, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल हम खरीदेंगे तो भी ये डिडक्शन नहीं मिलने वाला। एनी प्लांट और मशीनरी द होल ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ विच इज अलाउड एज ए डिडक्शन कंप्यूटिंग ड्यूरिंग द सेम प्रीवियस ईयर, यानी 100% डिडक्शन किसी भी एसेट पर अगर एक साल डेप्रिसिएशन मिल जाता है तो भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। एनी शिप्स और एयरक्राफ्ट, दैट्स इट। पक्का? मैंने कहा क्या कहा? पहला, कोई भी ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जो इंडिया में यूज हो चुकी हो या आउटसाइड इंडिया में यूज हो चुकी हो, उसको अगर हिंदुस्तान में खरीद कर लाएंगे तो उस पर ये डिडक्शन नहीं मिलेगी।
रेजिडेंशियल पर्पज से या गेस्ट हाउस पर्पज से एवन ऑफिस अप्लायंसेस पर भी ये डिडक्शन नहीं मिलने वाली, उसमें कंप्यूटर भी शामिल है। कोई भी शिप्स या एयरक्राफ्ट पर हमको ये डिडक्शन नहीं मिलने वाली। कोई भी आप ऐसी एसेट नहीं खरीद सकते जिस पर 100% डेप्रिसिएशन सेम प्रीवियस ईयर में अलाउड हो जाता हो, तो भी आपको ये डिडक्शन मिलने वाली नहीं। हाँ बोलें, क्या इशू है? मोटर व्हीकल में नहीं मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लाना। आपको रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल या व्हीकल खरीदने पर आपको ये डिडक्शन नहीं मिलने वाली, ठीक है ना? बोलो भाई, इन चीज़ों पर हमें ये डिडक्शन नहीं मिली। एक प्रॉब्लम आती है, सर हमको डेप्रिसिएशन भी मिलेगा और डिडक्शन भी मिलेगी। उसी प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन भी हम क्लेम करेंगे और डिडक्शन भी क्लेम करेंगे। हाँ, दोनों अलग अलग सेक्शन है। सर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा और ये स्पेसिफिक डिडक्शन भी मिलेगी 32AC में। एक ही एसेट पर आप एडिशनल डेप्रिसिएशन भी क्लेम करोगे। चलो भाई डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन भी हम क्लेम कर सकते हैं इस डिडक्शन के साथ साथ? कितने डिडक्शंस लोगे? बिल्कुल लेंगे, दोनों अलग अलग सेक्शन है। वो तो मैंने नया इन्वेस्टमेंट किया है, उस पर हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिल रहा है और उस नए इन्वेस्टमेंट पर हमको डिडक्शन भी मिल रहा है अंडर सेक्शन 32AC। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी आपको डेप्रिसिएशन भी मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा और सेक्शन 32AC का डिडक्शन भी मिलेगा। कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नको। बोलो भाई। वेयर द एसएससी ट्रांसफर्स न्यू एसेट्स, अगर एसएससी इस नई एसेट को ट्रांसफर करता है, बेटा देखो नई एसेट खरीदे हो तो उसका यूज करो बिजनेस में। गवर्नमेंट को दिखाने के लिए खरीद तो लिए, डिडक्शन भी अलाउ करवा ली और उसके बाद उसको बेच भी दिए, ये सही नहीं है। आपने अगर कोई एसेट खरीदी है तो उसको आप अपने बिजनेस में क्या करो, यूज करो। कहा वेयर द एसएससी ट्रांसफर्स द न्यू एसेट विद इन 5 years, कितने साल तक कम से कम रोकना है? 5 साल तक। और सेक्शन 33AB और सेक्शन 33ABA में कितने सालों तक रोकना था? 8 सालों तक। और यहाँ कितने सालों तक रोकना है? 5 सालों तक रोकना है। देखो फर्क नजर आ रहा है। 33AB और सेक्शन 33ABA में कंप्यूटर को ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम कंप्यूटर को भी नहीं ले पा रहे। याद रहेगा ये सब? चलो, वेयर द एसएससी ट्रांसफर्स द न्यू एसेट विद इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन बाय सेल और अदरवाइज। फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन है, फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर नहीं है। वहां क्या था? 8 साल तक आप ट्रांसफर नहीं कर सकते थे फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द एसेट हैज बीन इंस्टॉल्ड और बाय परचेज्ड। लेकिन यहां पर 5 साल है, डेट वाइज है, बहुत कम समय, 5 साल तक आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऑन विच डिडक्शन हैज बीन अलाउड अंडर दिस सेक्शन, द अमाउंट अलाउड एज डिडक्शन शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच द सेल्स और ट्रांसफर्स टेक्स प्लेस। However, such taxability shall not arise in case of transfer of new asset is on account of amalgamation or demerger, provided the amalgamation or resultant doesn't transfer such new asset within 5 years from the date of installation. अगर हम डीमर्जर या एमलगमेशन प्रोसेस में ऐसी एसेट ट्रांसफर करते हैं 5 साल के बाद, मान लो हमने 2 साल बाद ही एमलगमेशन या डीमर्जर कर दिया, तो क्या हमको ये बेनिफिट मिलेगा? मैं फिर से बोलता हूँ, मैं फिर से वो 2 लाइन पढ़ूंगा, फिर से तुम लोग सुनोगे और हमें रिजल्ट दोगे। हम लोगों ने जब सेक्शन 33AB या ABA देखा था तो उस समय हम लोग एसेट को ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, लेकिन 2 केस में कर सकते थे। गवर्नमेंट ने हमारी कंपनी को एक्वायर कर लिया, बिजनेस को, या किसी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। चलो यहां पर ढंग से सुनना। However, such taxability shall not arise. मैंने कहा कि आप एसेट को 5 साल तक ट्रांसफर नहीं कर सकते फ्रॉम द डेट ऑफ द इंस्टॉलेशन, लेकिन however अगर आप ट्रांसफर कर देते हैं तो ये टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाएगी। जो आपको छूट मिली थी ना वो आपकी इनकम मान ली जाएगी, जो आपको छूट मिली थी ना वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। टैक्सेबिलिटी शैल अराइज at the time of the transfer of asset within 5 years from the date of the installation, but such taxability shall not arise. Word क्या लिखा है?
ऐसी टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी, यानी कि ट्रांसफर 5 साल के अंदर भी कर देंगे तो भी टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। मतलब तो ये निकला, पढ़ते हैं फिर बताना। However, such taxability doesn't arise in case of transfer of new assets on account of amalgamation or demerger, provided एक शर्त जोड़ दिया। कौन सी शर्त है? The amalgamated or resulting company doesn't transfer such new asset within 5 years from the date of the installation। अब मुझे नहीं समझ में आई बात। बताओ भाई, मैंने 2 साल एसेट यूज कर लिया, अब 2 साल बाद मैंने अपने बिजनेस का डीमर्जर कर दिया, एमलगमेशन कर दिया, तुम नई कंपनी हो, बताओ तुम कितने साल और चलाओगे उसको? 5 या 3? 5 या 3? 5 या 3? मैं फिर से पढ़ूं? लास्ट का शायद तुम लोगों ने सेंटेंस ढंग से नहीं सुना, जो लास्ट के 5 वर्ड थे, मैं फिर से उसको रिपीट करता हूं और उसके बाद तुम लोग बताना। प्रोवाइडेड द एमलगमेटेड और रिजल्टिंग कंपनी, तुम लोगों ने कहा 5 साल, सामने वाले को फिर से 5 साल मेंटेन करना है, तुम लोगों ने यही कहा। मैं फिर से वही वर्ड सेंटेंस पढ़ता हूं, फिर बताना 5 साल या 3 साल, ठीक है ना? मेरे हिसाब से 3 साल, तुम लोग के हिसाब से 5 साल। जरा देखें कैसे, बोलो, पक्का ना? प्रोवाइडेड द एमलगमेटेड और रिजल्टिंग कंपनी डजंट ट्रांसफर, नई कंपनी ट्रांसफर न करे सच न्यू एसेट, ऐसी नई एसेट जो मैंने खरीदी थी, जिसको मैंने 2 साल यूज किया, विद इन 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ, अब मैं पढ़ता हूं, फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन लिखेगा यानी मेरी की डेट से, फ्रॉम द डेट ऑफ डीमर्जर और अमेलगमेशन लिखेगा यानी तुम्हारी डेट से। अब मैं पढ़ता हूं लास्ट वर्ड क्या लिखा है, 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, तो मेरी डेट से या तुम्हारी डेट से? मेरी। तो मैंने अगर 2 साल यूज कर लिया तो बाकी कितने बचे? अब क्लियर हुआ? नहीं, पक्की बात है ना? यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है, नहीं है। अब जरा एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये डिडक्शन मिलती कैसे है। बोलो। समझ में आया ये सेक्शन? दिक्कत हुई थोड़ी बहुत, अभी दिक्कत बढ़ने वाली है, अभी तो कुछ अब हम केस देंगे, उन केसेस के बेस पर आप बताएंगे डिडक्शन कितनी और कहां मिलेगी। केस पर्टिकुलर, कितने सालों तक डिडक्शन मिलनी है? नहीं 5 साल तक। जबरदस्ती 5 साल? कौन बोला है तुम लोग को 5 साल? हमने तो मुंह से एक बार भी नहीं बोला भाई। दिन में भी तुम लोग क्या देख रहे हो? तारे नहीं, सपने, तारे। देखो इधर, केस नंबर 1 की बात करते हैं। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिडक्शन अवेलेबल। बताओ, अब सुनना, सुन लो। ये पहला केस है। पहले केस में मैंने तुम लोग को बताया, अगर 2 साल का मिलाकर 13-14 और 14-15
मिलाकर 100 करोड़ हो जाता है तो हमें ये डिडक्शन मिलेगी। क्या 13-14 में हमें ये डिडक्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि उस साल हमारा 100 करोड़ क्रॉस नहीं किया था। उस समय हमारा 100 करोड़ क्रॉस नहीं किया था, तो डिडक्शन कितनी मिलेगी? सर हमने तो 110 करोड़ कर दिया। अरे सपना थोड़ी आ रहा था इधर इन्वेस्टमेंट करते समय कि बाकी 90 करोड़ अगले साल करेंगे। जब हमने रिटर्न दाखिल की, हमने तो रिटर्न 20 करोड़ की दाखिल की, तो असेसिंग ऑफिसर को मैं थोड़ी कहूँगा कि मैं शपथ लेता हूँ कि अगले साल मैं 90 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट करूँगा और मेरे शपथ पत्र के आधार पर हमको डिडक्शन देगा। क्या ऐसे काम होता है? नहीं। अगले साल कहा गया 2 साल का मिलाकर 13-14 और 14-15, 32AC, नॉट 32AC1A नहीं की बात कर रहा हूं मैं, 32AC1 की बात कर रहा हूं, पहले वाले की। अगर 2 साल का मिला करके 13-14 और 14-15 मिलाकर 100 करोड़ क्या क्रॉस कर गया? हाँ, तो मुझे डिडक्शन मिलेगी। हाँ, टोटल इन्वेस्टमेंट पर, हाँ, जितना इन्वेस्टमेंट किया है माइनस उतना डिडक्शन घटा दो जितना हमें डिडक्शन मिल चुका है। तो बताओ 15% ऑफ 110 करोड़ कितना होता है? 16.5, 16.5 लैक्स आया। और 16.5 में हमें पिछले साल डिडक्शन कितना मिला था? नील। तो ले लो ना पूरा पूरा डिडक्शन, तुमको तो बोल रहे हैं ना ले लो। ये लैक्स में है, ये करोड़ में है, समझना, ठीक है ना? बोलो भाई, नहीं समझ में आई? 16 करोड़ की डिडक्शन, सॉरी 16 सब करोड़ में 16 करोड़ की डिडक्शन, 16.5 करोड़, 16.5 करोड़। क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है? है नहीं। दूसरा केस देखते हैं। थर्टी एंड 40, हाँ बोलो। सुनो ना, क्या 100 करोड़ क्रॉस कर गया? नहीं। क्या 25 करोड़ क्रॉस किया? लेकिन उस साल तो ये सेक्शन था ही नहीं, 13-14 की इन्वेस्टमेंट पर ये सेक्शन तो था ही नहीं, आया ना? तो नील। क्या 100 करोड़ दोनों साल मिलाकर क्रॉस किया? यानी कि सेक्शन 32AC1 तो मिलना ही नहीं है। अब बात करते हैं 32AC1A मिलेगा क्या? क्या प्रीवियस ईयर में 25 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है? हर साल का सेपरेट सेपरेट देखना है, पिछले साल से कोई लेना देना है नहीं, तो सीधे सीधे 25 करोड़ से ऊपर है तो 40 करोड़ का 15% ले लो डिडक्शन। कितना? 6 करोड़। आ गया आंसर। ये किस सेक्शन में मिला है? मैं यहां लिख दे रहा हूं 32AC1A। मैं लिख दे रहा हूं सारे सेक्शन, किन किन सेक्शंस में छूट मिल रही है। स्टार वाले का मतलब है 32AC1 और हैश वाले का मतलब है 32AC1A। अब जब मैं स्टार लगाऊंगा तो समझ लोगे कौन सा सेक्शन का डिडक्शन मिल रहा है, कंफ्यूजन अराइज नहीं होगा कहीं। बोलो, नहीं समझ में आई बात? थर्ड पे चले, दिक्कत नहीं ना है? Amount of investment and deductions. क्या 100 करोड़ से ऊपर है? हाँ जी, 100 करोड़ से ऊपर है तो सीधे सीधे डिडक्शन ले लो 15% यानी 22.5 करोड़। सोचना ही नहीं है। 2 साल का मिलाकर 100 करोड़ से तो ऊपर। वैसे जब पहले ही साल 100 करोड़ से ऊपर हो गया तो दूसरे साल भी 100 करोड़ से ऊपर ही होना है। तो टोटल कितना हो गया? 160। 160 का डिडक्शन कितना होता है 15%? जरा बताओ तो 24। तो 24 करोड़ में से हमें ऑलरेडी कितना मिल चुका है? 22.5। तो बचा कितना इस साल के लिए? 1.5। यहाँ तो सीधे सीधे सर इसका 15%, ऐसे मत करना, सीधे सीधे 15% ले लेना। सर बात तो वही पड़ेगी, बात तो वही पड़ेगी, लेकिन बेटा कहीं ना कहीं फंस सकते हो। जो रूल है उसको फॉलो करना कि टोटल मिलाकर दोनों का 24 करोड़ का डिडक्शन होता है, जिसमें से ऑलरेडी इतना मिल चुका है, बाकी इतना मिलेगा। क्लियर है? कहाँ प्रॉब्लम आएगी? जहाँ 100 करोड़ से नीचे होता, तब नीचे होता तो मिलता भी नहीं। फिलहाल यहाँ क्या लगेगा? स्टार लगेगा या हैश लगेगा? क्लियर हुआ?
अगर इस साल डिडक्शन मिल रही है तो सारे स्टार वाली ही मिल रही होगी, ये तो पक्की बात है, क्योंकि इस साल तो हमारा वो था ही नहीं हैश वाला, 32AC1A था ही नहीं। फोर्थ, हाँ बताओ, 60 एंड 20, 60 एंड 20 क्या 100 करोड़ के ऊपर है तो नहीं मिलना, क्या 25 करोड़ के ऊपर है, 100 करोड़ के ऊपर है, मिलेगा ही नहीं बेटा, जाओ, प्रसादी नहीं बटेगी, पक्की बात है। फिफ्थ, 30, 30, 30, 40, क्या 100 करोड़ के ऊपर है, क्या 100 के ऊपर हुआ दोनों साल मिलाकर, लेकिन क्या 25 के ऊपर है इस साल का, तो डिडक्शन मिल जाएगा कौन वाला, हैश, सीधे सीधे इस साल का 15%, सोचना ही नहीं है पिछला क्या हुआ बाढ़ में जाए, सीधे सीधे 15%, कितना, सीधे सीधे 15%, कितना, नहीं समझ में आई बात। इस साल के बाद तो डिडक्शन मिलने भी नहीं है, 31/3/2017 के बाद ये डिडक्शन क्लोज, बोलो। ये डिडक्शन थी बेसिकली केवल यहीं तक के लिए, इस साल इसको बढ़ा करके ये और लाया गया है, और ये नया सेक्शन जोड़ा गया है 32AC1A, ठीक है ना। हटा सकते हैं ऊपर वाले केसेस, नोट हो गया है, नोट करो तुरंत। एक और केस है, देख लेते हैं, लास्ट से इधर ही देख लो। अब जरा तुम लोग बताओ, 150, 20, 70, 20, अब जरा बताओ ना, क्या 100 करोड़ के ऊपर है तो दे दो डिडक्शन 22.5 करोड़, 15% सीधे सीधे। क्या 100 करोड़ के ऊपर है, हाँ, तो 170 का 15% बताओ कितना होता है, 25.5 माइनस ऑलरेडी कितना मिल चुका है, तो कितना ले लें। अगर इधर 25 करोड़ के ऊपर होता इसी से ही आएगा 32AC1 में। अच्छा अब बताओ, अब यहां से तो इसका कोई लेना देना नहीं, बताओ 15% है कितना, 25 तो है ही नहीं, ऐसा थोड़ी, यहां भी सर 3 लिख दीजिए, 25 के ऊपर होगा तो 3 लिखते, मतलब 15% लिखते, ठीक है। ये कौन सा है, ये आपका हैश वाला है और ये स्टार वाला है, ये सब स्टार वाला है, जहाँ ये लिखा हुआ है ये सब स्टार वाला ही है, इसमें तो हमें सोचना ही नहीं था कुछ, बोलो ना, क्योंकि इस साल केवल 32AC1 ही था, 1A नहीं था। चले, बोलो भाई, समझ में आया, बढ़िया सेक्शन था ना, फंसाया जा सकता है नहीं इसमें, नहीं फंसाया तो जा सकता है, नहीं क्या कर रहे हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 32AC ओवर है, नहीं कुछ और चाहते हो तो और बताएं। हाँ एक चीज़ देखो, उसने कहा बस देखो एक चीज़ याद आ गई,
एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया है, एलिजिबल एसएससी। मैंने शुरू में आते ही कहा कोई भी एसएससी, जबकि कोई भी एसएससी नहीं, केवल कंपनी एसएससी। कौन सा एसएससी? लिख लो, एसएससी मस्ट बी अ कंपनी, एसएससी मस्ट बी अ कंपनी। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए, मिस्टर एक्स हैज इन्वेस्टेड 120 करोड़ फलाना एंड डिमाका इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी, आपका तुरंत पेन चल जाएगा 32 AC का डिडक्शन देने के लिए। मुझे केवल ये एग्जाम्पल देना था लास्ट, इसलिए मैंने शुरू में ये चीज़ स्किप की ना। ये डिडक्शन आपको केवल तब मिलेगी जब एसएससी कौन हो? केवल कंपनी हो। ओनली इन द केस ऑफ कंपनी एसएससी दिस डिडक्शन इज अवेलेबल। विच वन? सेक्शन 32 AC 1 और सेक्शन 32 AC 1A। क्लियर? याद रहेगा कंपनी एसएससी। अब सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेक्शन 35AD। सेक्शन 35AD कई सेक्शंस देखे हम लोगों ने, साइंटिफिक रिसर्च भी देखा है कि नहीं। 35 में 32 AC भी देख लिया, न्यू प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन भी देख लिया, 33 AB टी कॉफ़ी एंड रबर डेवलपमेंट देख लिया, साइट रेस्टोरेशन 33 AB ये देखा। लेकिन इन सबका उस्ताद है सेक्शन 35 AD। क्या लिखे हो? सेक्शंस का बाप। आता है ना रणवीर कपूर का वो एड, एप्स का बाप। तो ये सेक्शंस का बाप है। देखो क्या कुछ ऐसा ही लिखे हो क्या? अच्छा, अगर कोई एसएससी, सर बार बार एसएससी ना, टैक्स की बात ही कर रहे हैं तो हर सेक्शन में एसएससी की बात ही आएगी। अगर कोई एसएससी इन्वेस्टमेंट करता है इन स्पेसिफाइड बिजनेस में, अब तक हम लोग के सामने ऐसा कुछ नहीं आया था। अब तक था प्लांट एंड मशीनरी खरीदो, आप किसी आर्टिकल और थिंग के मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर हो तो आपको डिडक्शन मिलती थी, जस्ट लाइक योर न्यू प्लांट एंड मशीनरी इन द केस ऑफ सेक्शन 32 AC। यहां ऐसा नहीं है। यहां आपको पूरे के पूरे बिजनेस पर किया गया खर्चा, पूरे के पूरे बिजनेस पर किया गया खर्चा एज अ डिडक्शन मिलता है। आश्चर्य की बात है, अगर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया जो कि स्पेसिफाइड है, तो उस स्पेसिफाइड बिजनेस पर किया गया सारा खर्चा मुझे एज अ डिडक्शन अवेलेबल होगा सेक्शन 35 AD। हम कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? रेवेन्यू का तो सोचो ही मत, वो तो डिडक्शन मिल ही जाता है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? कैपिटल नेचर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 AD, डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सुन लो, केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू नेचर की तो हम लोग बाकी सेक्शंस में देख ही रहे हैं, तो वहां के लिए अलग सेक्शन बनाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पेसिफिकली कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर की। इनको छोड़ करके अदर देन लैंड, तुम लोग को मालूम है हर जगह जमीन को हटाया गया है। अदर देन गुडविल एंड अदर देन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी ये सेक्शन अप्लाइड होता है किस पर? स्पेसिफाइड बिजनेस। क्या मैंने बोला अभी? स्पेसिफाइड मैन्युफैक्चर तो मैंने वर्ड बोला ही नहीं।
मैंने तो मैन्युफैक्चर वर्ड बोला ही नहीं ना, मैंने प्लांट एंड मशीनरी बोला। मैंने कहा कि अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस पर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो आपको ये डिडक्शन मिलेगा। क्या बात कर रहे हो, मैंने तो किसी एसेट का नाम ही नहीं लिया, मैंने तो प्लेन ये बोला है कोई भी खर्च करो आपको डिडक्शन मिलेगा। कोई भी खर्च का मतलब हम केवल कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, इन तीनों को छोड़ करके, एक्सेप्ट लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, शेयर डिवेंचर्स वगैरह जो तुम लोग जानते हो। इन तीनों को छोड़ करके आपको इनकी डिडक्शन मिलेगी। कितनी मिलेगी? 100% मिलेगी। कितनी मिलेगी? 150% मिलेगी। सर 150%? हाँ। 100%? हाँ। दोनों में से कोई भी मिल सकती है। अब मैं बताऊंगा कौन कौन से बिजनेस हैं जिन पर 100% डिडक्शन मिलेगी और कौन कौन से बिजनेस हैं जिन पर 150 की डिडक्शन मिलेगी। क्लियर है? इस साल आपके 15-16 असेसमेंट ईयर के लिए 2 इसमें और बिजनेस जोड़े गए हैं। शुरू में जब आया था ये सेक्शन तो केवल 3 बिजनेस थे, 3 से 6, 6 से 7 बढ़ते गए और आज इस बार 2 और जोड़े गए। अब जरा उन लिस्ट को हम लोग को याद करना पड़ेगा। यहाँ पे अब तक जो लिस्ट थी उसको बच्चे नहीं याद कर पा रहे थे, 2 और जोड़ दिया गया। टेंशन बढ़ गई ना? तो 2 और ऐड कर दिया गया इस बार के लिए कि आपको ये दो और स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं जिन पर ये डिडक्शन मिलनी है। कौन से डिडक्शन? सेक्शन 35 AD, जिनको हम स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में लाते हैं। सर कौन कौन से वो बिजनेस हैं? सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग, सेटिंग अप और ऑपरेटिंग नहीं है, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग। मैंने सेटअप किया और मैं ऑपरेट कर रहा हूं। मैंने बिजनेस सेटअप किया और मैं ऑपरेट कर रहा हूं। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ कोल्ड चेन फैसिलिटी। कोल्ड ठंडी ठंडी, चेन जंजीर, ठंडी जंजीर। क्यों? हाँ, कोल्ड चेन फैसिलिटी। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ कोल्ड चेन फैसिलिटी। पहला हमारा स्पेसिफाइड बिजनेस है कोल्ड चेन फैसिलिटी। यहां पर वर्ड लिखा है सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग, दोनों चीजें होनी चाहिए। कोई दिक्कत है? सर दिक्कत ही दिक्कत है। पहले तो ये बताइए कोल्ड चेन फैसिलिटी होती क्या है? दिक्कत तो पूरी है। इसको पूरी डेफिनेशन है और मैं उस डेफिनेशन को अब मैं पढ़ रहा हूं और देखना 1 मिनट के अंदर रट भी जाएगी। है तो 5 लाइन की, मजाक करते हो? 5 लाइन की है, तुरंत रट भी जाएगी। जरा देखते हैं कैसे। कोल्ड चेन फैसिलिटी मीन्स अ चेन ऑफ फैसिलिटी। पक्की बात है। फॉर स्टोरेज, क्या करने के लिए? स्टोर करने के लिए। और ट्रांसपोर्टेशन, एंड नहीं है, स्टोर करना या ट्रांसपोर्टेशन करना, लाना ले जाना। स्टोर करने का काम या तो मैं करता हूं इन चीजों को, या तो लाने और ले जाने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। कोल्ड चेन फैसिलिटी मींस अ चेन ऑफ फैसिलिटी इंक्लूडिंग स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल, खेती वाला सामान। खेती वाला सामान मैं स्टोर करूं या खेती वाला सामान एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने का काम करूं। एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोडक्शन, जंगल वाले सामान। मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, हाँ मीट जानते हो ना? कितनी नॉनवेज बात करते हो, इधर देखो। पोल्ट्री, पोल्ट्री, चिकन। पोल्ट्री, मैरिन एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, समुद्री चीजें। और डेयरी प्रोडक्ट्स का मतलब क्या? दूध दही की चीजें। प्रोडक्ट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, प्रोडक्ट्स ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड एपीकल्चर। अभी बताते हैं क्या क्या होता है, चिंता मत करो। अब फिर से पढ़ते हैं। कोल्ड चेन फैसिलिटी मीन्स अ चेन ऑफ फैसिलिटी
of storage or transportation of agricultural or forest produce, meat and meat products. मीट के बाद चिकन की बात आई थी, पोल्ट्री, पोल्ट्री के बाद मैरिन एंड डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड्स हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर. देखो कितना आसान था याद करना, नहीं? आगे देखो. एंड प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, एंड processed food items under the scientifically controlled condition including refrigeration and other facilities necessary for the preservation of such produce. छोड़ दो, हम इसको एक ही लाइन में बोलेंगे. देखो मैं क्या बोलता हूँ. Cold chain facility means a chain of facilities of storage or transportation of what? Agricultural, forest produce, meat and meat products, poultry, marine and dairy products, horticulture, apiculture, floriculture, and includes scientifically processed item for preservation. That's it. क्लियर है? मटर लेते हो, मटर के दाने, सफल मटर, कई दिनों तक उसको रखा जाता है ना, साइंटिफिकली कंट्रोल, ताकि उसको सुरक्षित, जब मौसम ना हो, सीजन ना हो, तो हम उसको यूज़ कर सकें. है तो एग्रीकल्चरल आइटम ना, वो इसमें शामिल है. क्लियर है? बोलो ना. कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ में कितनी चीज़ें आई. अगर हम इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, या इन सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, तो मुझे डिडक्शन मिलेगी. सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ कोल्ड चेन फैसिलिटी. अब समझ में आया? अब समझ में आया कि सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग का मतलब क्या है. चले आगे. Setting up and operating a warehouse facility for storage of agricultural produce. दूसरा, warehousing. अगर मैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के गोडाउन का काम करता हूँ, गोडाउन रखने का काम करता हूँ, कि तुम आओ अपना सामान हमारे यहाँ क्या कर सकते हो, गोडाउन की तरह यूज़ कर सकते हो, वेयर हाउस की तरह यूज़ कर सकते हो. वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यानी रेंट पर देना, एक तरह से क्या देना. सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउस स्टोरिंग द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. सर दो चीज़ें तो बड़ी आसानी से समझ में आई. पहला कोल्ड चेन फैसिलिटी, दूसरा वेयर हाउसिंग, तीसरा बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग. सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग नहीं, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग अ हॉस्पिटल. हॉस्पिटल कम से कम एटलीस्ट ऑफ 100 बेड्स, कम से कम 100 बेड्स होने चाहिए. कितने? बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग अ हॉस्पिटल विद एटलीस्ट 100 बेड्स फॉर पर्सनल यूज, नहीं पेशेंट्स के लिए. ठीक है ना, फॉर पेशेंट्स. देखो एक पेशेंट यहीं पर छींक डाला. ये तीन याद है. कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड हॉस्पिटल. हॉस्पिटल से घर याद आता है. आदमी तीन जगह ही रहता है, या तो घर, या होटल, या हॉस्पिटल. या तो हाउस, या होटल, या हॉस्पिटल. तीनों हो है कि नहीं? और तीनों हो शामिल होंगे इसमें. पहला हो खत्म हो गया, हॉस्पिटल. क्या बोल रहे हो? कहाँ? राजघाट. कहाँ पे? पुलिस स्टेशन. अपना अपना घर सबको आता है. फिलहाल पुलिस स्टेशन में हम कभी नहीं रहे, अपनी अपनी बात है. किस क्राइम में गए थे वैसे?
जहां से हम होकर आ रहे हैं, हम तो ट्रेन से आ रहे हैं। देखो, भगवान कभी दुश्मन को भी पुलिस स्टेशन के चक्कर बार बार कटवाए। इधर देखो, तुम लोग को क्या लगा, हम बोलेंगे ना कटवाए। हॉस्पिटल 100 बेड्स का। फोर्थ, हॉस्पिटल के बाद घर की बात आती है। किसकी बात आती है? घर की बात, हाउस की। अगर कोई प्रोजेक्ट आप लगा रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में, घर ले लो 5 लाख में, घर ले लो 8 लाख में, आता है ना? जरा ढंग से देखना, मैं पढ़ने जा रहा हूं। बिजनेस इन द नेचर ऑफ डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट under a scheme for affordable housing scheme framed by the central or state government। ये नहीं मैंने ही स्कीम शुरू की और मैं ही बोलूँ ये अफोर्डेबल है, तो अफोर्डेबल तो 100 करोड़ का भी होगा, अफोर्डेबल तो 50 लाख का भी होगा ना। दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एज अ अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट स्कीम। हमारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। तो अगर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में हम हाउस डेवलप करते हैं, ठीक, तो हमें इसकी डिडक्शन मिलेगी। कोल्ड चेन फैसिलिटीज, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, हॉस्पिटल कम से कम 100 बेड्स का होना चाहिए, और हाउसिंग स्कीम में, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में हाउस होना चाहिए। हाँ बोलो, क्या डाउट है? कोई डाउट है इसमें? बोलो क्या इसमें क्या समझा है? अफोर्डेबल का मतलब होता है वहनीय, जिसको वहन किया जा सके, जिसको बर्दाश्त हर आदमी कर सके, यानी एक तरह से गरीबों के लिए घर, यही बोल सकते हो कि नॉर्मल फैमिलीज के लिए घर, उनको अफोर्डेबल स्कीम के अंतर्गत लाना कि आप भी घर ले सकते हो, आपके दायरे में आता है, दैट इज अफोर्डेबल। और अफोर्डेबल तो मेरे दायरे में 20 लाख का आता है, हो सकता है गवर्नमेंट की नज़र में अफोर्डेबल का मतलब केवल 5 लाख हो। तो अगर गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है स्कीम को, सेंट्रल या स्टेट दोनों गवर्नमेंट में से किसी ने अप्रूव किया है उस स्कीम को अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में, तो उसकी भी डिडक्शन मिलेगी। द प्रोजेक्ट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ये याद रखना। जैसे कांशीराम परियोजना चल रही है तुम लोग के यूपी में ही चल रही है, गरीबों को फ्री में घर दिया जा रहा है। किस में दिया जा रहा है? फ्री में दिया जा रहा है। अफोर्डेबल है? हाँ फ्री है, कर है, अफोर्डेबल नहीं है। अब तुम्हें उस कौन सा पैसा लगाना है ये बताओ। अफोर्डेबल का मतलब जिसको हम बर्दाश्त कर सके। तुम्हें घर फ्री में मिलेगा तो बर्दाश्त कर लोगे? हैं? करे खुशी बर्दाश्त नहीं होगी, अच्छी बात है। देखो हमने सबकी बात की, कोल्ड चेन फैसिलिटी में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री, मैरिन एंड डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। तुम लोगों ने पूछा नहीं ये होता क्या है, थोड़ी देर में बता देते हैं, याद करना। दूसरा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के वेयर हाउसिंग का अगर मैं काम करता हूँ। तीसरा हॉस्पिटल का काम करता हूँ, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में आता हूँ। इन दोनों को पैदा करने वाला कौन? कोल्ड चेन फैसिलिटी और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को लाने वाला कौन? यूरिया, खाद, फर्टिलाइजर, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। देखो इधर, इन सब पर हमें डिडक्शन मिलेगी, जानते हो कितनी? जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 150। खर्च करो 100, डिडक्शन मिले 150। और केवल कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स की मैं बात कर रहा हूं। सुनो, किसकी बात कर रहा हूं? इनको छोड़ करके रेवेन्यू की यहां बात ही नहीं हो रही। आप बिजनेस में प्लांट खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं, लाइसेंस खरीदते हैं, कोई भी दूसरा खर्चा करते हैं, बिल्डिंग वगैरह का, सब इसमें आएगा।
अभी इस लिस्ट खत्म नहीं हुई, अब किसकी लिस्ट स्टार्ट होगी? 100% वालों की। किसकी लिस्ट स्टार्ट होगी? 100% वालों की। तुम लोगों ने सुना होगा कि हिंदुस्तान में अफगानिस्तान से एक लाइन बिछ रही है, पाइपलाइन बिछ रही है, नहीं? गैस के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, है कि नहीं? उसकी डिडक्शन यहाँ दी गई है। हिंदुस्तान से हिंदुस्तान में अगर आप कोई इस तरह से पाइपलाइन ले करते हैं, बिछाते हैं, तो आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। हम यहाँ क्रॉस कंट्री ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? क्रॉस कंट्री ऑपरेशन, यानी एक देश से दूसरे देश की बात हो रही है। हम अभी तक बात करते हैं सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग। यहाँ सेटिंग अप नहीं लिखा था, बिल्डिंग, हॉस्पिटल का घर होता है, बिल्डिंग होती है, तो बिल्डिंग एंड यहाँ पर भी बिल्डिंग, और यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं लेइंग यानी बिछाना, ले मतलब बिछाना, लेइंग एंड ऑपरेटिंग। पाइपलाइन क्या करते हो? बिल्ड करते हो? नहीं। पाइपलाइन सेटअप करते हो? नहीं। पाइपलाइन लेइंग की जाती है। लेइंग एंड ऑपरेटिंग व्हाट? सुनना, लेइंग एंड ऑपरेटिंग अक्रॉस कंट्री, अक्रॉस नहीं है, अ अलग है, क्रॉस अलग है। लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस, ठीक है? विदेश से टंकी से जो पाइपलाइन बिछाएंगे वहां से क्या आएगी? नेचुरल गैस यहाँ से आएगी, जाएगी क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम ऑयल। नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम ऑयल, यानी क्रूड ऑयल कच्चा तेल, पेट्रोलियम ऑयल पेट्रोल प्रोडक्ट्स, और तीसरा मैंने बताया नेचुरल गैस। पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग इंक्लूडिंग स्टोरेज फैसिलिटी बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सच नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी, अब पाइपलाइन किस लिए बिछा रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। किस लिए बिछा रहे हैं? लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ क्रॉस कंट्री व्हाट? नेचुरल गैस पाइपलाइन, क्रूड ऑयल पाइपलाइन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाइपलाइन, पेट्रोलियम ऑयल प्रोडक्ट्स नहीं, सॉरी, पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन। इन चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह से लाने ले जाने के लिए जब हम पाइपलाइन को ले ऑफ करते हैं, लेइंग करते हैं, तो उसकी भी हमें डिडक्शन मिलेगी, और उसमें शामिल है स्टोरेज फैसिलिटी। अब वहाँ से तेल आ रहा है, उसको स्टोर करके मैंने संभाला है। अगर मेरा काम पाइपलाइन को बिछाना और स्टोरेज करना है तो स्टोरेज का भी मेरा खर्चे का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन केवल अगर मेरा काम स्टोरेज करना है, पाइपलाइन बिछाना नहीं है, तो मुझे ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। Storage is the integral part of such facility. If I am just under the work of distribution of natural gas, crude oil और petroleum oil, हाँ है ना, मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ? बिछा रहा हूँ पाइपलाइन, और उस पाइपलाइन को बिछा रहा हूँ, और मेरा उसके साथ काम है किस चीज़ का? स्टोरेज का। तब तो हमें स्टोरेज का भी बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर मेरा लेइंग का काम नहीं है, ऑपरेटिंग का काम नहीं, मेरा केवल स्टोरेज ऑफ पेट्रोलियम ऑयल, स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल, स्टोरेज ऑफ नेचुरल गैस का अगर काम है, तो मुझे इस सेक्शन में डिडक्शन नहीं मिलेगी। स्टोरेज मस्ट बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज थिंग्स। क्लियर? पाइपलाइन, हाँ, क्रॉस कंट्री, जो कीवर्ड्स है मैं बता रहा हूं, किन किन चीज का? नेचुरल गैस, हाँ, क्रूड ऑयल, हाँ, पेट्रोलियम ऑयल, हाँ, इंक्लूडिंग स्टोरेज। ये इंटीग्रल पार्ट लिख देना। ठीक, ये हो गया 6th। अब याद रहेगा? ये याद रहेगा? घर जाते जाते तो भूलना शुरू हो जाता है। कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, हॉस्पिटल,
घर और फर्टिलाइजर 150%। क्लियर? 100% में पहला आया हमारा क्रॉस कंट्री ऑपरेशन का लेइंग एंड ऑपरेटिंग। डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। सर अभी भी हाउसिंग बताया, ये हाउसिंग वो था जो अफोर्डेबल स्कीम में आता है। अब ये जो हाउसिंग है वो अफोर्डेबल स्कीम वाला नहीं है, ये स्लम एरिया को डेवलप या रिहैबिलिटेट करने का काम करता है। स्लम या बैकवर्ड एरिया को रिहैबिलिटेट या डेवलप का काम करता है। स्लम एरिया का मतलब पिछड़ा इलाका या पिछड़ी जो इलाके कॉलोनीज होती हैं उनको डेवलप करने का काम करता है, उनको बसाने का काम करता है। यहाँ अफोर्डेबल वाली कोई बात नहीं है। फिर से सुनो, डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर द स्कीम फॉर स्लम रीडेवलपमेंट और रिहैबिलिटेशन फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, दैट्स इट। इसको 100% डिडक्शन मिलेगी। यहाँ पर मैंने लिखा अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम या डेवलपमेंट और रिहैबिलिटेशन ऑफ स्लम। by building a housing project। ठीक है ना? पक्की बात। यानी घर पर कितने हो गए? 2, एक पर 150 और एक पर 100। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग एन इनलैंड कंटेनर डिपो। ओहो सर जी, ये इनलैंड कंटेनर डिपो क्या होता है? फर्स्ट टाइम नाम सुन रहे हैं। सुना है कभी इसके पहले? बोलो, बोलते क्यों नहीं? नहीं सुना तो सुन तो लो, थोड़ी देर पहले ही तो बोला है। दूसरी बार सुनाया। इनलैंड कंटेनर डिपो। तुम लोग हॉलीवुड या बॉलीवुड की मूवीज़ देखते हो तो देखते हो लड़ाई करते करते लोग पहुंच जाते हैं शिप एरियाज़ में, जहाँ पर नाव खड़े रहते हैं, बगल में गोडाउन होता है, तो वहाँ पर देखते हो बड़े बड़े कंटेनर नहीं होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, उसमें कारें रखी रहती हैं, सामान रखे रहते हैं, उनको कहा जाता है इनलैंड कंटेनर डिपो, जो क्रेन से उठाए जाते हैं। बोलो ना, पक्की बात है ना? वो क्या कहलाते हैं? इनलैंड कंटेनर डिपो। ये वही है। अगर आप ऑपरेट करते हैं, सेटअप एंड ऑपरेटिंग इनलैंड कंटेनर डिपो, तो उसका भी पूरा 100% आपको डिडक्शन मिलेगा। आप देश की तरक्की में योगदान दे रहे हैं। बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी क्यों पालेंगे? अपने ऊपर बैठाने के लिए? हम तो शहद के लिए, हनी के लिए, हनी या बी वैक्स, ठीक है ना, मोम बनाने के लिए। तो अगर हम बी कीपिंग करते हैं, बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स, तो बी कीपिंग हनी या बी वैक्स के लिए एक खाने वाली गोंद आती है ना, खाने वाली गोंद, खाने वाली गोंद नहीं सुना है? अच्छा, तुम वही सुनोगे जो जबान को लगाम दे, पढ़ता होगा घर पे, याद आता होगा। देखो, अभी तक 5 बताए ऊपर, कौन कौन सा? पहला कोल्ड चेन फैसिलिटी 150%, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस 150%, हॉस्पिटल 150%, कम से कम 100 बेड होनी चाहिए। हॉस्पिटल के बाद याद आता है घर, घर अफोर्डेबल होना चाहिए, और उसके बाद आते हैं हम लोग फर्टिलाइजर प्रोड्यूस। इसका 150% डिडक्शन मिलता है कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर का।
उसके आगे मैंने बताया, फिर से घर बताया एक, लेकिन वो अफोर्डेबल नहीं था, स्लम एरिया को रीडेवलप या डेवलप करने के लिए था, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में था। दूसरा, अगर आप क्रॉस कंट्री ऑपरेशन करते हैं तो डिडक्शन मिलेगी, घर मिल गया, क्रॉस कंट्री ऑपरेशन का मिल गया, हनी और बीवैक्स का मिल गया, एक और मैंने बताया था इनलैंड कंटेनर डिपो, ठीक है ना। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ख़त्म नहीं है लिस्ट, अभी लिस्ट चल रही है, अभी बहुत लंबी चलेगी। आगे देखो, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज, सुन लो पहले, ऑपरेटिंग एंड सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर, मैं अब जो वर्ड ढंग से बोलूंगा तो ढंग से ही बोलूंगा, उसको ढंग से सुनना। फॉर इस वेयर हाउसिंग फॉर, इस वेयर हाउस किसके लिए होता है? स्टोर करने के लिए। तो वेयर हाउसिंग वर्ड आ गया, इसका मतलब हम स्टोर वर्ड जोड़ेंगे, वेयर हाउसिंग फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर। क्लियर है? तो यहां पर केवल शुगर प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? वेयर हाउसिंग फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर। तो मैं यहां पर क्लियर लिख दे रहा हूं, स्टोरेज ऑफ शुगर। अब दो जो चीज़ें इस साल ऐड हुई हैं, मैं उन दोनों का नाम लेने जा रहा हूँ, बस इसके बाद दो के बाद ख़त्म है। 11 टर्म पॉइंट चल रहा है ना, 11 एंड 12, दो और। हम लोगों ने क्रॉस कंट्री ऑपरेशन में देखा था नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल। इस बार नया जोड़ा गया है इसी लिस्ट में, लेकिन नाम क्या दिया है ढंग से सुनना, लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ स्लरी पाइपलाइन। स्लरी पाइपलाइन, बाहर में जाए स्लरी पाइपलाइन, स्लिप कर देते हैं उसको। ऑपरेटिंग, लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ पाइपलाइन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, जो इस साल ऐड किया गया है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, मैं वर्ड फिर से बोल रहा हूँ, ढंग से सुनो, एग्जाम में कुछ और आ सकता है, तुम लोग टेंशन ले लोगे नहीं तो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, पाइपलाइन बिछाई गई है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ पाइपलाइन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, कच्चा लोहा। पाइपलाइन, ये क्रॉस कंट्री मैंने कहीं वर्ड यूज किया, ध्यान देना, ये इनलैंड होना चाहिए, डोमेस्टिक होना चाहिए। पाइपलाइन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लास्ट, सेमीकंडक्टर, नाम सुना है? एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर। ये सब नाम नहीं सुना है तुम लोग? साइंस थोड़ा भी नहीं पढ़े हो क्या? थोड़ा भी नहीं पढ़े हो? अब मुझे तो इतना याद नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ, कंडक्टर का मतलब होता है वो चीज़, ये कौन सी कंडक्टर है? नॉन कंडक्टर है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं करेगी। यहाँ लगा दो तार, यहाँ हम छू लेंगे। और लोहा जो होता है उसको छुओ, उसके बाद उस पर तार लगाओ, मजा लो। तो है कि नहीं? है कि नहीं? तो उसको हम कहेंगे कंडक्टर। अब यहाँ पर क्या मतलब है ढंग से सुनना, सेमी कंडक्टर, मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन का, सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमी, वो बस कंडक्टर नहीं, सेमी कंडक्टर वेफर सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन का।
इन चीजों पर फैब्रिकेशन, इन चीजों पर हमें कितना डिडक्शन मिलेगा? लिस्ट जरा बता सकते हो क्या क्या मिलेगी? लिस्ट देखो ना, 100% वाला ही दिमाग में तैयार करना है। पहला, हाँ, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन हो गया, उसके बाद आयरन ओर हो गया, उसके बाद स्लरी, वही आयरन और स्लरी पाइपलाइन, और ये लास्ट है वेफर मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया, सेमीकंडक्टर। धीरे धीरे घर की बात करेंगे, ठीक है, जो अफोर्डेबल स्कीम वाला ना हो, बल्कि रिहैबिलिटेशन वाला हो, स्लम एरियाज़ को रीडेवलप करने वाला हो। शुगर का काम हो गया, बी कीपिंग हो गया, बी वैक्स हो गया, और एक और छूट रहा है, इनलैंड कंटेनर डिपो, ठीक है ना? बोलो भाई, इतनी चीज़ों का जब आप काम करेंगे तो आपको 100% का डिडक्शन मिलेगा। इसके साथ पाइपलाइन के साथ आप याद रखेंगे आयरन ओर की, तो 2 याद रहेगा। एक घर यहाँ है तो दूसरा घर यहाँ पर है, हाँ या ना? चीनी पर मधुमक्खियाँ तो बैठेंगी ही बैठेंगी, जहाँ मधुमक्खी की बात होगी वहाँ चीनी की बात होगी। चीनी मतलब चाइनीज़ नहीं चीनी, शुगर की बात हो रही है, ठीक है ना? और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन। एक चीज़ जो तुम लोगों ने नहीं पूछी कि सर हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर और फ्लोरिकल्चर क्या होता है? हल्दी जानते हो? हल्दीराम नहीं, हल्दी, ठीक है। और सूरजमुखी, देखो देखो देखो, लाओ लाओ लाओ, अरे लाया तो है, सनफ्लावर तो ये देखो, ये फ्लोरिकल्चर है। इस सूरजमुखी के पेड़ से क्या निकलता है? फूल से क्या निकलता है? ऑयल, है ना? ये फ्लोरिकल्चर है। जो तुलसी का पौधा, जो आपको क्या करते हैं, आपके आयुर्वेद में काम आते हैं, या घर का सामान जैसे हींग हो गई, ये सब क्या है? एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, जो दवाओं में भी काम आते हैं, ठीक है ना? इनको बढ़ावा देने के लिए, ठीक। तो 3 है, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर एंड एपीकल्चर। आप चाहे 100% की डिडक्शन लें, चाहे 150% की डिडक्शन लें, हाँ क्या स्प्लिट अप से नहीं होना चाहिए। ऐसा लग रहा है उसको पहले से ही मालूम है। हाँ स्प्लिट अप या रिकंस्ट्रक्शन से नहीं होना चाहिए, डीमर्जर या एमलगमेशन से नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये याद रखना, ठीक है ना? इट शुड नॉट बी सेटअप बाय स्प्लिटिंग और द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। इट शुड नॉट बी सेटअप by the transfer to the specified business of machinery or plant previously used for any purposes। पुरानी प्लांट एंड मशीनरी पर काम नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा उल्टा है इस केस में, जरा ढंग से देखना। जितने केस आज तक हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी के बारे में देखे, यहाँ थोड़ा केस उल्टा नजर आएगा। In order to satisfy this condition, the total value of the plant or machinery so transfer should not exceed 20%। अगर आप पुराना ट्रांसफर कर रहे हो तो 20% का काम चल जाएगा। टोटल 100 रुपए की, उसका 20 रुपये पुराना होना चाहिए। होना चाहिए नहीं मीन्स हो सकता है। अगर टोटल प्लांट एंड मशीनरी 100 रुपए की है तो पुराना प्लांट एंड मशीनरी आप यूज कर सकते हो कितना परसेंट? 20%, उससे ज्यादा नहीं यूज कर सकते। इफ इट हैज बीन, अब दूसरा, फॉर द पर्पज ऑफ दिस कंडीशन मशीनरी और प्लांट वुड नॉट बी रिगार्डेड एज प्रीवियसली यूज्ड। हम इसको नया ही मानेंगे। इन प्लांट एंड मशीनरी को क्या मानेंगे? नया मानेंगे। इसका मतलब कुछ लोचा है। नया मानने का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुराने को भी हम नया मानेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ दिस कंडीशन मशीनरी और प्लांट वुड नॉट बी रिगार्डेड एज प्रीवियसली यूज्ड। मैं फिर पढ़ता हूं, इट शुड नॉट बी सेटअप बाय द ट्रांसफर टू द स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ मशीनरी और प्लांट प्रीवियसली यूज्ड। कोई भी ऐसी प्रीवियसली यूज्ड मशीनरी नहीं आनी चाहिए। अब मैं फिर पढ़ता हूं, नॉट टू बी प्रीवियसली यूज्ड। For the purpose of this section, machinery or plant would not be regarded as previously used। हम इन कंडीशन में नहीं मानेंगे कि पुरानी है या प्रीवियसली यूज्ड है। हम इसको फर्स्ट टाइम यूजर की तरह ट्रीट करेंगे। फर्स्ट टाइम यूजर की तरह ट्रीट करने का मतलब नहीं, फर्स्ट टाइम यूजर का मतलब नहीं।
India used for the purpose of this condition, machinery or plant would not be regarded as previously used if it had been used outside India by any person other than the SSC provided the following conditions are satisfied. अगर ये प्लांट एंड मशीनरी आउटसाइड इंडिया में यूज़ हुई थी और उसको हम इंडिया में ले आते हैं यूज़ करने के लिए, तो हम मान लेंगे कि ये पुरानी नहीं है बल्कि नई है, फर्स्ट टाइम यूज़ हो रही है इंडिया में, बशर्ते सच प्लांट एंड मशीनरी वॉज नॉट यूज इन इंडिया एट एनी टाइम, इसके पहले वो मशीन कभी भी हिंदुस्तान में यूज ना हुई हो किसी भी तरीके से। क्लियर? दूसरा, फॉर द प्लांट और मशीनरी वॉज इंपोर्टेड इन टू इंडिया फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, हम तो उसी की बात कर रहे हैं ना, आउटसाइड इंडिया से कोई मशीन फर्स्ट टाइम इंडिया में आई है, फर्स्ट टाइम यानी पहले कभी इंडिया में नहीं आई थी। क्लियर? दूसरा, no deduction in respect of depreciation of such plant or machinery has been allowed to any person at any time prior to the date of installation by the SSC, आप नहीं भी बोलते तो भी हम ये मान लेते। no deduction in respect of depreciation of such plant or machinery has been allowed to any person at any time prior to the date of installation by the SSC। तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन कि अगर हम कोई प्लांट एंड मशीनरी आउटसाइड इंडिया से इंडिया में लाते हैं, फर्स्ट टाइम इंडिया में लाई गई है यूज़ करने के लिए, तो हम प्रीवियसली यूज्ड एसेट नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, भले ही ये एसेट आउटसाइड इंडिया में पहले यूज़ हो रही थी, बावजूद इसके अगर हम उसको हिंदुस्तान में ले आते हैं यूज़ करने के लिए इस तरह की स्पेसिफाइड बिजनेस में, तो भी हम उसको न्यू एसेट का नाम देंगे, बशर्ते उस पर हिंदुस्तान में किसी एसएससी ने कोई डिडक्शन ना लिया हुआ हो या डेप्रिसिएशन क्लेम न कर रखा हो। क्लियर है? पक्की बात है? बोलो भाई। बस इतना ही याद करना था तुम लोगों को। इस सेक्शन में कुछ भी नहीं था। इस सेक्शन में प्लेन कैपिटल नेचर का खर्चा, लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर ये छूट नहीं मिलेगी, कैपिटल नेचर पर मिलेगी 150% या 100%। लिस्ट याद कर लेते हैं, सेक्शन खत्म हो जाता है। लिस्ट में 150% में था आपका सबसे पहला कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, हॉस्पिटल, घर, अफोर्डेबल स्कीम और फर्टिलाइज़र। 150%। 100% में आते हैं। सबसे पहला मैंने बताया क्रॉस कंट्री ऑपरेशन पाइपलाइन, दूसरा पाइपलाइन आयरन ओर का बताया, एक घर ऊपर बताया था अफोर्डेबल रीडेवलपमेंट और रिहेबिलिटेशन का नीचे 100% वाले में बताया था। शुगर की बात की तो बी वैक्स अपने आप आ गया, हनी अपने आप आ गया, और एक नया वेफर फैब्रिकेशन और इनलैंड कंटेनर डिपो। दैट्स इट। ये हमारे 100% वाले हैं। कोई पुरानी मशीनरी आप नहीं ला सकते, लेकिन टोटल का 20% पुराना हो सकता है। नया 80% में वो पुरानी मशीनरी भी शामिल होगी जो आप आउटसाइड इंडिया से इंडिया लाते हो, उसको आप 20 पे नहीं रखोगे, 80 में रखोगे। क्लियर है? बोलो भाई। हाँ, बिजनेस के स्प्लिट अप और रिकंस्ट्रक्शन से ये नहीं जनरेट होना चाहिए स्पेसिफाइड बिजनेस या एसेट का ट्रांसफर। दैट्स इट। हमारा केवल इतना ही ये सेक्शन है। हाँ बोलें, नेक्स्ट क्लास पे हम लोग इन टॉपिक्स पर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। कोल्ड चेन फैसिलिटी का मतलब मैंने बताया, कोल्ड चेन फैसिलिटी मीन्स अ चेन ऑफ फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री, marine and dairy products, and including apiculture, floriculture, horticulture and scientifically preserved things। यहाँ तक कोई डाउट है? बोलो भाई, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है? अब जब 100% आप डिडक्शन ले चुके हैं तो फिर किस चीज़ की डिडक्शन? हर साल 100% लेंगे 100 रुपये खर्च करके। अब 100 के बदले 150 मिल चुका है तो फिर किस चीज़ की डिडक्शन? थैंक यू बच्चों।